ये मैंने मतलब एक एजेंडा क्रिएट किया है कि सिस्टम डिजाइन में हम लोग क्या कवर कर सकते हैं। तो बेसिक्स में अगर देखा जाए बेसिक्स में तो सबसे पहले कंज्यूमर बेस पे स्टार्ट किया जाए, तो कि कंज्यूमर की जर्नी क्या है। तो कंज्यूमर की जर्नी तो वहीं से स्टार्ट होती है जब हम यूआरएल में कुछ मान लो हिट करते हैं, सपोज yahoo.com या google.com। तो हम ये अंडरस्टैंड कर पाए पहले कि यूजर की जर्नी कैसे हुई, तो ब्राउजर पे हिट होने पे क्या क्या हो रहा है। ये अपने आप में भी इंटरव्यू क्वेश्चन है काफी जगह। और कि भाई कैसे डीएनएस रिजॉल्व होता है या कैसे आईपी पे जाता है। फिर फाइनली हम ये समझें कि आखिर सर्वर पे कैसे रिक्वेस्ट लैंड होती है, मे बी क्या क्या उसमें इन्वॉल्व है, कितने हॉप इन्वॉल्व हैं, इलास्टिक लोड बैलेंसर है नहीं है, डायरेक्ट इंस्टेंस है, और फिर इंस्टेंस आपस में बेसिकली कैसे बात कर रहे हैं, या माइक्रो सर्विस बेस्ड आर्किटेक्चर है, या फिर कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हो, कैशिंग यूज कर रहे हो नहीं। ठीक है। तो उस सब की बात ज्यादा आएगी। तो हम पहले ये अपनी जर्नी में यही समझेंगे कि ओवरऑल पिक्चर कैसी दिखती है, मतलब एक यूजर की जर्नी क्या है हमें अंडरस्टैंड करना है एज ए कस्टमर। ठीक है। फिर हमें जो सेकंड पार्ट है वो इसमें ये अंडरस्टैंड करना है कि जब आप सर्वर साइड पे बैठे हो, यानी कि अब आप सर्विस डिजाइन कर रहे हो अपनी कोई, तो कैसे डिजाइन कर रहे हो, क्या थॉट पॉइंट्स हैं। तो क्यों बनाई जाए माइक्रो सर्विस, उस पर सोचना चाहिए कि एक समय पर लोड हो गया, बढ़ गया, रेस्पॉन्सिबिलिटी को सेग्रीगेट करने के बेस पे बनाई जाए या कुछ और सोचा जाए, उस पर माइक्रो सर्विस का देख सकते हैं। और उसके बाद फिर डेटाबेस का चॉइस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर कहाँ पे एसक्यूएल का इंपॉर्टेंस है और कहाँ पे नो एसक्यूएल का इंपॉर्टेंस है, राइट। तो उस केस में हम लोग वहाँ पे जो कैप थ्योरम है उस पे मे बी वी कैन डिस्कस, डीप डाइव करेंगे कि कहीं पे कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी होगी। जैसे कि मान लो तो डिफरेंट डिजाइन्स में आएगा, मान लो हम पेटीएम टाइप का कुछ बिजनेस कर रहे हो और पेमेंट सिस्टम इन्वॉल्व है, तो उसमें कंसिस्टेंसी की बहुत ज्यादा कीमत है, राइट। कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो रिक्वेस्ट आए, मेरे मेरे पास 100 रुपए हो और एक रिक्वेस्ट 80 रुपए काट ले, और इससे पहले के 80 कटे दूसरा रिक्वेस्ट भी 80 रुपए काट ले, राइट। तो उस केस में हो सकता है कि 160 रुपीज कट जाएं और मेरे पास हो 100 ही रुपए। तो ऐसा हम कुछ अलाउ नहीं कर सकते पेमेंट बेस्ड सिस्टम्स में। तो उन सिस्टम्स में कंसिस्टेंसी यानी कि डेटा की कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। कि मान लो हम एक तरह से यूं समझ लो कि उसे इंश्योर करने के लिए लॉक लगाएंगे रिसोर्स पे, कि भाई हमने मान लो मेरा बैलेंस 100 रुपए है तो मैं उस रो पे लॉक लगाऊं, और जब 80 रुपए वाला कट जाए उसके बाद ही लॉक रिलीज करूं और कोई और एक्वायर कर सके, वो कोई और, चाहे कोई प्रोसेस हो चाहे कोई थ्रेड हो। लेकिन जब मैं लॉक लगा लूंगा तो ये इंश्योर करूंगा कि मेरा सिस्टम कंसिस्टेंट है, एक कंसिस्टेंट स्टेट से दूसरी कंसिस्टेंट स्टेट में पहुंचता है। तो हम उस तरह के सिस्टम समझेंगे जहाँ पे उस केस में मे बी आप लोग ऑब्जर्व करोगे कि एसक्यूएल का यूज ज्यादा होगा, जहाँ पे हमें बहुत कंसिस्टेंसी चाहिए। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ सिस्टम्स जो हम देख रहे हैं आज की तारीख में, जैसे कि मान लो फेसबुक है, या फिर इंस्टाग्राम है, या फिर ट्विटर है, जो भी कुछ देख रहे हो, ये सब सिस्टम्स की अगर बात करें तो ये बहुत बड़े स्केल पे काम करते हैं। पता है इनको कि एनी ड्रॉप ऑफ कोई प्रॉब्लम, कोई ड्रॉप हुआ थोड़ा सा लैग आया था बीच में। 2 सेकंड का होगा। अब सही है। लास्ट तक कहाँ पे था ये, कंसिस्टेंसी में बात करूं, फेसबुक वाली बात पे दोबारा से स्टार्ट करूं। हाँ ओके। सो तो उसमें ये कहना चाह रहे हैं हम लोग कि दूसरे सिस्टम जो हम पढ़ेंगे, तो एक तो सिस्टम पढ़ेंगे जो बिल्कुल कंसिस्टेंट हो, राइट। मतलब दे बिकम इमीडिएट कंसिस्टेंट लाइक पेटीएम, जहाँ पे ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व हो, समझ लो ट्रांजैक्शंस हैं। तो कंसिस्टेंसी की बात करेंगे, वहां पे एसक्यूएल का यूज ज्यादा होना चाहिए। स्क्रीन शेयर कर देना अपनी वो, हाँ जो पहले शेयर थी ना। ठीक है। तो उस केस में हम लोग एसक्यूएल का यूज ज्यादा करेंगे। तो तुम लोग समझ लो, मान लो पेटीएम सिस्टम डिजाइन करना हो पेटीएम का, और समझ रहे हो कि ट्रांजैक्शन की कीमत ज्यादा है, तो उस समय पे माई सीक्वल ऑब्वियस चॉइस बन जाती है हमारे लिए। ठीक है। लेकिन अगर आप बात करो मान लो एक ऐसे सिस्टम की जहां पे हम जैसे कि फेसबुक बात कर रहे हैं हम लोग, तो वहां पे तुरंत कंसिस्टेंसी की आवश्यकता ही नहीं है। इट मीन्स कि
these systems are eventually consistent. Eventually मतलब धीमे धीमे कंसिस्टेंट हो जाते हैं, राइट? तो जैसे कि फेसबुक, ये फर्क नहीं पड़ता ज्ञानेंद्र मेरे को लेट्स से मेरा एक फेसबुक पे एक फोटो लाइक करे, उसको मैं 1 सेकंड बाद देखूं या 10 सेकंड बाद देखूं, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं पड़ जाएगा, राइट? मतलब वो यूज केस ऐसा है कि थोड़ा डिले भी हो तो चल जाएगा। सिमिलरली मान लो एक किसी बंदे ने ट्विटर पे ट्वीट किया और वो ट्वीट में थोड़ी देर बाद भी देख लूंगा ना, 10 सेकंड बाद, तब भी ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि हम लोग सिस्टम चला ही नहीं पाएंगे, राइट? तो ऐसी सिचुएशंस में हम लोग देखेंगे कि कंसिस्टेंसी उतनी कीमती नहीं है, लेकिन अवेलेबिलिटी की कीमत ज्यादा हो गई। यानी कि वो सिस्टम हमेशा अवेलेबल रहे, हमेशा लोड ले सके, क्योंकि बहुत ज्यादा लोड होगा उसमें। जब हम लोड की बात करेंगे तो लोड करने के लिए ऑब्वियसली हम लोग अब जैसे गूगल की बात करो, मान लो, तो गूगल अपना जो यूट्यूब चला रहा होगा, कम से कम नहीं तो कम से कम 1000 सर्वर्स होंगे उनके पास। तो 1000 सर्वर में उनका मामला चल रहा होगा। इवन इफ यू टॉक ऑफ डेटाबेस, द डेटाबेस आल्सो रन्स ऑन थाउजेंड्स ऑफ मशीन। सिमिलरली फेसबुक भी। तो उस केस में उनका डिजाइन ही ऐसा है कि लाइक हॉराइजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो लोग, मतलब डेटा को हमने बेसिकली डिवाइड कर दिया है, राइट? सपोज करो अब इसका एग्जांपल ये समझ सकते हो आप कि मान लो हमारे पास डेटाबेस में 100 रिकॉर्ड है। यदि 100 रिकॉर्ड हैं तो उनको एक्सेस करना इजी होगा कंपैरेटिवली, लेकिन यदि वो 100 10 मिलियन बन जाए तो आपकी वही क्वेरी जो मे बी रन करती थी कुछ माइक्रो सेकंड में या कुछ मिली सेकंड में, अब हो सकता है वो सेकंड लेने लग जाएगी। यानी कि आपकी जो क्वेरी की परफॉर्मेंस है दैट आल्सो डिपेंड्स ऑन कि कितने बड़े सेट पे सर्च कर रहा हूं। बहुत ही सिंपल समझ लो भाई कि मान लो मैं एक छात्र को सर्च करना चाह रहा हूं और 10 छात्रों के बीच में, तो इट्स इजी, राइट? आई हैव टू कॉन्टेक्ट 10 पीपल एंड फाइंड आउट कि कौन उनमें से कौन सा मेरा सर्च स्पेस में है। बट सिमिलर चीज में अगर लगाऊं कि भैया ये 1 मिलियन छात्र हो गए और 1 मिलियन छात्रों में मैं अपना इंटरेस्ट का एंटिटी ढूंढूं, तो वो टाइम लेगी, राइट? तो उस केस की बात करो तो कोई भी सर्च ले लो, मान लो तुम एरे ही मान लो, एरे में 10 एलिमेंट हैं, तो मे बी यू कैन सर्च इन ऑर्डर ऑफ 10, वर्स्ट केस ऑर्डर ऑफ n मान लो, लीनियर सर्च कर रहे हैं एग्जांपल। लेकिन अगर ये n जब 1 मिलियन हो गया तो आपको हो सकता है 1 मिलियन यूनिट्स ऑफ टाइम लग जाए सर्च करने में। तो डेटाबेस में अगर ध्यान दें, अंदर थोड़ा इंटरनल देखेंगे तो सब जगह पता लगेगा कि ट्री स्ट्रक्चर है। तो डेटाबेस जो अंदर में स्टोर हो रहा है वो बाइनरी प्लस ट्री है, उसको भी समय पर डिस्कस करेंगे। तो यानी कि माई सीक्वल डेटाबेस अंदर में बाइनरी ट्री जैसा है कि एट ए टाइम वी आर एबल टू रिड्यूस अवर सर्च स्पेस बाय हाफ। तो बाइनरी ट्री जैसी एल्गोरिथम्स जहां भी होंगी तो सर्च लॉग एन होगा, राइट? तो लॉग एन सर्चिंग भी अगर होगी तो भी जितना बड़ा एन होगा उस हिसाब से लॉग एन बढ़ता जाएगा। लॉग एन बेस 2 यहाँ मान लो आप लोग, तो अगर 4 है तो log 4 बेस 2 इज इक्वल टू 2, 8 है तो log 8 बेस 2 बराबर 3। बट स्टिल यहाँ भी log n भी है, तब भी जब n बहुत बड़ा हो जाएगा तो हम लोग देखेंगे कि टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, इवन इन केस ऑफ माई सीक्वल बाइनरी ट्री के केस में भी। सो यही बात आती है कि चाहे माई सीक्वल हो या नो सीक्वल हो, एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा आपकी कंपनी के लाइफ टाइम में जब आप सोचोगे कि भैया अब ये डेटा एक साथ रखेंगे तो क्वेरी एफिशिएंट नहीं होने वाली, तो अब हमें इसे डिवाइड करना है। यानी कि लेट्स स्टार्ट थिंकिंग इस डेटा को डिवाइड कैसे करें। डिवाइड मींस कि डिफरेंट डिफरेंट बॉक्स पे कैसे पुट करें। तो जब इसकी बात करेंगे तो माई सीक्वल में ये चीज देखो तो बाय डिफॉल्ट ऐसा नहीं है कि सपोर्टेड है। नो सीक्वल डिजाइन इसके लिए हुआ है, यानी कि नो सीक्वल जो बना है वो पार्टीशन टॉलरेंट है। वो सिस्टम ही इस तरह से बना है कि आपके पास 10 नोड हैं, 10 नोड में डेटा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एटसेट्रा। लेकिन माई सीक्वल में एक तरह से एक ही डेटाबेस बनता है और आपको अगर ये काम करना है तो खुद से करना पड़ेगा, राइट? और उस खुद से करने को, इस काम को ही शार्डिंग बोला जाएगा, ठीक है? कि आप भाई डेटा है आपके पास, अब उस डेटा को आप शार्ड करोगे। जैसे कि मान लो ट्विटर की बात कर लो, तो ट्विटर की बात कर लें तो ट्विटर के पास जो ट्वीट्स हैं, रोज कम से कम 10-12 मिलियन से ज्यादा ट्वीट्स आते होंगे। अगर इफ यू कंसीडर ईयर ट्वीट्स आल्सो तो बिलियंस ऑफ ट्वीट्स हो जाते हैं उनके पास, राइट? तो वो अब किस बेस पे शार्ड करना है ये लॉजिक भी हमारा होगा। ये भी हम ट्विटर के डिजाइन डिस्कस करेंगे कि भाई कौन सा बेस यूज करें, कैसे शार्ड करें, तो शार्डिंग की क्या यूज करें। तो एग्जांपल मान लो ट्विटर कहे कि हम
ट्वीट आईडी के बेस पे शार्ड करेंगे। और शार्ड करना मतलब समझ लो कि अगर सिंपल टर्म्स में बात करें कि भाई मान लो 10 सर्वर हो, तो एक सिंपलेस्ट स्ट्रेटजी ये भी हो सकती है कि भाई मैं सर्वर को नाम दे दूं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि 10 सर्वर थे। और अब मैं ये कहूं जो भी ट्वीट आईडी होगी उसका मॉडुलस 10 लूंगा, यानी कि रिमाइंडर बिट 10 लूंगा। तो ये तो वेल नोन है कि रिमाइंडर बिट 10 लूंगा तो 0 से 9 तक कोई वैल्यू आएगी। तो यदि वैल्यू 0 आती है तो मैं उस ट्वीट आईडी को 0 सर्वर पर रख दूंगा, 1 आती है तो मैं उसी ट्वीट आईडी को 1 पर रख दूंगा, 9 आती है तो उसी ट्वीट आईडी को 9 सर्वर पर रख दूंगा। तो एक तरह से लॉजिकल हमने ऐसा डिवीजन किया कि फिजिकली भी वो अलग अलग सर्वर पर जाके डेटा बैठ गया। नाउ लेट्स से व्हेनेवर रिक्वेस्ट कम्स, मान लो रीड रिक्वेस्ट आई कि सर भैया ट्वीट नंबर 99 कौन से सर्वर पे स्टोर है, तो क्योंकि आपका लॉजिक नोन था कि भाई 99 मॉड 9 किया होगा स्टोर करते टाइम, सॉरी मॉड 10, तो आपको पता लगेगा 99 से जब 10 का रिमाइंडर लिया तो भाई 9 बच गया, तो आप जान जाओगे कि सर्वर 9 पे डेटा है और आप वहां से ले आओगे। तो एडवांटेज क्या हुआ? एडवांटेज ये हुआ कि आपका जो सर्च स्कोप था वो मिनिमम हो गया। मतलब जो आप सर्च करते लेट्स से एक्स एंट्रीज पे, वो आप एक्स बाई 10 एंट्रीज पे सर्च कर रहे हो, और बहुत ही छोटा सा एक ओवरहेड ऐड हुआ है। ओवरहेड तो ऐड होगा, मतलब ऐसा तो नहीं है कुछ अचीव करोगे तो कुछ लूज नहीं करोगे, लेकिन ओवरहेड जो था वो यही था भाई कि हम बस ये देख रहे हैं वो जो हमने हैश फंक्शन बनाया है कि हमारी ये पर्टिकुलर एंटिटी किस सर्वर पे गई। तो दैट्स वेरी फास्ट ऑपरेशन। So even if you consider it's like x by 10 plus 1, तो इफेक्टिवली x by 10 ही आपको ऑपरेशन लग रहे हैं। तो जब डेटा बहुत बड़ा भी होता जाएगा, इसीलिए गूगल क्या करता है कि डेटा जब बहुत बढ़ता है तब भी वो उसे हजारों मशीन पे स्पेंड करता चला जाता है। बड़ी बड़ी कंपनी सारी यही करती हैं। तो योर सर्च स्कोप इज मिनिमम। तो यहाँ हम जब इसको समझेंगे तब शार्डिंग का कॉन्सेप्ट हम लोगों को समझ में आएगा। फिर नेक्स्ट एजेंडा में ये समझेंगे कि कहने को तो इजी लगा शार्डिंग, लेकिन भाई बॉक्स फाइनली एक हार्डवेयर ही है। अब सपोज करो सर्वर नंबर 3 जो था वो तुम्हारा डाउन हो गया किसी कारणवश, बॉक्स डाउन हो गया, उसकी मेमोरी पीक कर गई या कुछ ऐसा हो गया कि बॉक्स अब आपके कंट्रोल में नहीं रहा। तो अब उस डेटा का क्या होगा? वो डेटा जाके कहाँ बैठेगा? ठीक है, ये प्रश्न आ सकता है। या ये सोचो कि आपने स्ट्रेटजी बनाई कि भैया 10 सर्वर थे, लेकिन अब लोड और बढ़ गया। अब आप कहोगे कि भैया अब मैं 11 सर्वर रखूंगा, एक सर्वर एक्स्ट्रा लगाऊंगा डेटा के लिए, तो आपकी मॉड 10 वाली स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। तो आप कहोगे चलो अब मैं मॉड 11 लूंगा क्योंकि आई विल गेट वैल्यू फ्रॉम 0 to 10। बट द मोमेंट यू डू मॉड 11, आपका पुरानी सारी की बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गई, राइट? हो सकता है कि देखो जब मैंने 8 का मॉडुलस 10 लिया, 8 का मतलब 18 का ले लो, राइट? 18 का मॉडुलस 10 लिया तो मेरा डेटा था सर्वर नंबर 8 पे, लेकिन जब मैं 18 का मॉडुलस 11 लूंगा तो ये डेटा पहुंच गया सर्वर नंबर 7 पे, क्योंकि रिमाइंडर जब लिया तो रिमाइंडर चेंज हो गया, 11 से मॉड लेते में। भाई लोग आवाज आ रही है नहीं? कंफर्म करो अभी पहले। आ रही है। आ रही है। यस आ रही है। और ये कॉन्सेप्ट भी सिंपल क्लियर हो रहा होगा कि मॉड 10 ले रहे थे 18 का, यानी कि 18 की आईडी थी तो रिमाइंडर 8 बचा, लेकिन 11 से लिया तो 7 हुआ। तो इस तरह से जो हमारी हो सकता है हमने बिलियंस ऑफ ट्वीट्स स्टोर करे अपने सिस्टम में, लेकिन जैसे ही नया डब्बा ऐड किया हमने, यानी कि नया बॉक्स ऐड किया, तो बहुत ज्यादा रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इट्स लाइक यू आर टेकिंग अ डाउन टाइम, कि आप ये कह रहे हो कि भैया मैं 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए कुछ सर्व नहीं कर पाऊंगा ट्रैफिक, क्योंकि मैं मेंटेनेंस विंडो में हूं। अब ट्विटर फेसबुक जैसी कंपनी 1-2 घंटे का मेंटेनेंस क्या, 1 मिनट का मेंटेनेंस ओवरहेड अफोर्ड नहीं कर सकती, पॉसिबल ही नहीं है, राइट? तो तब वो समझेंगे कि भैया शार्डिंग इज गुड, लेकिन इसके साथ कुछ चैलेंजेस हैं। उन चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे कंसिस्टेंट हैशिंग क्या चीज है, राइट? मतलब कंसिस्टेंट हैशिंग वो तकनीक है या टेक्नोलॉजी है जिससे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि आप नया बॉक्स ऐड करो या कोई बॉक्स जाए तो रीडिस्ट्रीब्यूशन जो हो वो बहुत बहुत कम हो, बहुत मिनिमम हो। ठीक है, आइडली कंसिस्टेंट हैशिंग जब हम पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे नहीं, आज हम बस समझ रहे हैं क्या क्या हम करने वाले हैं। तो जब हम कंसिस्टेंट हैशिंग पढ़ेंगे तो समझेंगे कि अगर हमारे पास 100 डब्बे थे और हमने 1 डब्बा ऐड किया तो मैक्सिमम 2 या 3 डब्बों का डेटा डिस्ट्रीब्यूट होगा,
मैक्सिमम 2 to 3। लेकिन अगर कंसिस्टेंट हैशिंग अप्लाई ना करते तो ये ऑल सब 100 डेटा बॉक्सेस पे डेटा का शफलिंग वफलिंग होता रहता। ठीक है, तो वहां से हमें पता पड़ेगा कि शार्डिंग को सही तरीका करना कंसिस्टेंट हैशिंग है। तो जब भी कभी इंटरव्यूज में देखोगे तो आप बोलोगे जब शार्डिंग ना, तो वो आपको ये पॉइंट लेके आएगा ही आएगा। अच्छा शार्डिंग कर लिया, ठीक है, अब 11वां बॉक्स लेके आया, अब क्या? तो दे एक्सपेक्ट यू टू नो कि कंसिस्टेंट हैशिंग क्या चीज है या कैसे की जा सकती है। वो पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट अपनी, जब हम ये समझेंगे इस पार्ट को कि कब एसक्यूएल कब नो सीक्वल, कब एसक्यूएल की शार्डिंग कैसे की जा सकती है एटसेट्रा, ये समझ में आ जाएगा, तो फिर हम सोचेंगे केशिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो केशिंग मतलब यही है कि और फास्ट मेमोरी एक्सेस हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा और फास्ट एक्सेस हो जाएगा। तो केशिंग एक तरह से ये समझ लो कि वही डिफरेंस है यार जो बेसिकली हमने बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा कभी कि भाई ट्रेड ऑफ जो है, या समझ लो परफॉर्मेंस कंपैरिजन के हैं यहाँ पे, कि एक तो हमें रीड करना है डिस्क से, राइट? डिस्क मतलब तुम्हारी हार्ड डिस्क जैसे है। तो हार्ड डिस्क वगैरह अंदर में देखो तो उनका एक्सेस स्लो ही होगा, राइट? क्योंकि वो क्या समझो मैग्नेटिक डिस्क जैसा होता है, और वो हमें अंदर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना जानना जरूरी है कि एटलीस्ट वहां पे मान लो एक स्टैक सा हो और उसमें 10 सीडी रखी हो आपके पास, तो आप पहले किसी पर्टिकुलर सीडी पे जाओगे, फिर उस सीडी के सेक्टर पे जाओगे, फिर रीड करोगे, तो लेटेंसी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अब जब यही चीज इन मेमोरी होगी, आपकी आईसी चिप वगैरह यूज होंगी ना इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो उनसे फास्ट एक्सेस होता है। दैट इज वाई योर रैम से एक्सेस फास्ट होगा, तो इसीलिए वो कॉस्टली भी हो जाएगी। ठीक है, तो सब कुछ ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ रैम में ही रख लोगे, कॉस्टली बहुत होगी। तो हमें ये देखना होगा कि कैशिंग से हमें इनहेरेंट एडवांटेज मिलेंगे, कि डेटा बहुत तेज एक्सेस होता है, लेकिन उसका ट्रेड ऑफ रहेगा कि भाई यू कैनॉट स्टोर ऑल योर डेटा इनटू योर मेमोरी, राइट? जैसे रैम तुम्हारे सिस्टम में देखो तो रैम तो 16 GB होगी, 8 GB होगी, किसी की होगी 16 GB होगी, लेकिन अपने हार्ड डिस्क 1 TB 2 TB कितनी भी हो सकती है, राइट? तो रैम लिमिटेड मेमोरी है, तो उसमें क्या चीज आनी है, क्या चीज रख सकते हो उस लिमिटेड मेमोरी में, वो समझेंगे। कौन सी चीज रखनी चाहिए वो समझेंगे। मे बी फ्रीक्वेंटली एक्सेस चीज रखनी चाहिए, ये एक लार्जली रूल है। तो नॉर्मली लोग कहते हैं कि इंडस्ट्री में ना 80-20 रेशियो होता है हर चीज में ही। जैसे कि आपकी आपके साइट का 80% ट्रैफिक आपके 20% यूजर्स से आता है। ये एक हाइपोथेसिस है विच इज प्रूव ट्रू, कि ऐसा देखा जाता है, रियलिटी है कि 80% ट्रैफिक 20% जनता ही जनरेट करती है। और आपका कंटेंट जो एक्सेस हो रहा होता है वो 20% हॉट कंटेंट होता है, बहुत ज्यादा। जैसे मान लो आज की तारीख में अगर देखो तो पूरी दुनिया ज्यादातर कोविड पर ही ट्वीट कर रही होगी, राइट? तो वो उस डेटा को मे बी कैश में रख सकते हो, ताकि आपको डिस्क में जाना ही ना पड़े उस डेटा को फैच करने के लिए। तो कुछ हॉट डेटा हो उसको आप कैश पर रख सकते हो। उसमें भी समझेंगे कि कैश में डिस्ट्रीब्यूटेड कैश समझेंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप एक डब्बे में कैश बना लोगे तो बाकी डब्बे कैसे एक्सेस करेंगे। तो एक कॉमन लेयर सी आएगी, यानी कि आउटसाइड द सर्वर, राइट? जैसे कि अमेजोन भी अपनी मैनेज सर्विस में रेडिस नाम का कैश देगा, या मेमकेश नाम का कैश देगा, उसको आप यूज कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर जो डेफिनेटली नेक्स्ट अप्रोच में रहेगा कि सिंक और एसिंक। तो इसमें ये कहा जाता है कि अगर कुछ भी ऐसा है आपके सिस्टम में जो डिफर हो सकता हो, यानी कि जिसकी इमीडिएट रिक्वायरमेंट ना हो, उस टास्क को आप हमेशा एसिंक में ही करो, क्योंकि जब एसिंक में करोगे तो आप यूजर को फास्टली रेस्पॉन्स रिटर्न कर सकते हो, मतलब सिस्टम थोड़ा तेज चलेगा, लेटेंसी कम होगी। एग्जाम्पल तौर पे मान लो मैं एक ई कॉमर्स वेबसाइट पे हूँ और अपना एक प्रोडक्ट ऐड करता हूँ, राइट? अपने कार्ट में ऐड करता हूँ, उसे ऑर्डर करता हूँ। तो उसे ऑर्डर करने के बाद वो क्या करेगा, मेरे पेलोड को, यानी कि मेरे इंफॉर्मेशन को जो मैंने ऑर्डर करते टाइम करी है, एग्जाम्पल कौन सा प्रोडक्ट, कितने रुपए का, कौन सा यूजर, कितने आइटम, क्या डिलीवरी एड्रेस, एटसेट्रा, ये डिटेल्स का एक जेसन पेलोड बना के वो एक क्यू पे डाल देगा, राइट? फीफो क्यू में डाल देगा। और जब उसकी मिनिमम सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी वो हमें रिटर्न कर देगा सक्सेस, योर ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड सक्सेसफुली। अब उसके बाद उस क्यू में से डेटा उठाने वाले वर्कर सिस्टम्स होंगे, जैसे कि एक होगा शिपिंग सिस्टम, एक होगा ऑर्डर सिस्टम, एक होगा रिकमेंडेशन सिस्टम। ये अलग अलग माइक्रो सर्विसेज हैं, ये डेटा उठाएंगी
यानी कि लिसनर जैसी होंगी। ऑर्डर सिस्टम उठाएगा और भेज देगा भैया ऑर्डर टीम को, या शिपिंग टीम को, या इनवॉइस टीम को, जो आपको बाद में इनवॉइस भेजेगा या बाद में मेल भेजेगा आपने क्या ऑर्डर किया, एटसेट्रा। तो जितना भी काम डिफर हो सकता है उसको हम उतना डिफर करें, और जितना अर्जेंट टास्क हो केवल उसको उतना ही करें उस समय पे। यही तरीका है अपने सिस्टम की लेटेंसी को कम करने का, यानी कि एपीआई थोड़ा सा फास्टली रिटर्न कर जाए रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इस पार्ट में देखेंगे, और उसके बाद थोड़ा रेजिलियंस और फॉल बैक के बारे में पढ़ लेंगे। रेजिलियंस का मतलब है भाई मेरा सिस्टम फेलियर को कितने आसानी से सह पा रहा है, राइट, यही रेजिलियंस है। तो बहुत सिंपल एग्जांपल में समझें तो मान लो मैं एक प्रोग्राम बनाऊं लूडो खेलने का, ठीक है। लूडो खेलने का प्रोग्राम बनाया और मैंने उसे एक डब्बे में लॉन्च कर दिया, और उसका नाम रख दिया ludoking.com, और ludoking.com को उस डब्बे पे पॉइंट कर दिया। एक ही डब्बा था, यानी कि एक ही बॉक्स था। अब सपोज करो खेलते 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 उस बॉक्स का जो सीपीयू है या मेमोरी वो पीक कर गई, तो बॉक्स डाई हो जाएगा। अब एक ही डब्बा था, जैसे डाई हुआ सारी की सारी रिक्वेस्ट फेल हो गई, क्योंकि भाई एक ही डब्बा था, हमारे पास कोई बैकअप प्लान था ही नहीं, सिस्टम में रेजिलियंस है ही नहीं। तो दैट्स वाई ऐसा कोई भी सर्विस ऐसी नहीं लॉन्च करते स्केल पे कि आप एक ही डब्बा देखोगे नॉर्मली। तो आप क्या करते हैं उस केस में कि भैया हम एक लोड बैलेंसर डालते, और सारी रिक्वेस्ट पहले लोड बैलेंसर पे आती, और लोड बैलेंसर के अंडर में हम लोग अपने डालते हैं इंस्टेंसेस, राइट। और लोड बैलेंसर राउंड रॉबिन फैशन में या किसी और फैशन में मे बी उनकी हेल्थ मॉनिटर करता, राइट, कि वो बॉक्स लाइव है या नहीं, या वो बॉक्स इज कैपेबल है या नहीं, है कि नहीं रिक्वेस्ट ले पाए, और उस बेस पे वो रिक्वेस्ट को राउट करता। तो अगर आपका एक डब्बा खराब भी हो गया तब भी दूसरे वो मॉनिटर कर लेगा लोड बैलेंसर के भैया ये बॉक्स जो है इसका हेल्थ चेक फेल हो गया है, अब मैं बाकी रिक्वेस्ट जो दूसरे बॉक्स पे रिडायरेक्ट कर दूँ। तो यानी कि आपने मिनिमम 2 या 10 इंस्टेंस लेके, तो इसे बोलेंगे हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, ये इंश्योर कर लिया कि आपने जब दूसरा बॉक्स उस लोड को ले ले जब एक बॉक्स करप्ट हो जाए, तो राइट। तो एक तो रेजिलियंस ये हो गया कि कोई सिस्टम में कोई सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर ना हो, बस। अब इसका एग्जांपल डेटाबेस भी है कि डेटाबेस में मान लो मास्टर है, मास्टर अगर फेल हो गया तो क्या आप डाउन चले जाओगे? नहीं। तो आपको डेटाबेस भी ऐसा बनाना चाहिए उसका कम से कम एक स्लेव तो हो। नो सीक्वल क्लस्टर बना रहे हैं हम लोग, डेटा पड़ा हुआ है, या शार्डिंग की बात की थी हमने, तो उसमें भी हम लोग हर एक के पीछे एक रेप्लिकेशन नोड रखें, ताकि अगर वो डाउन हो तुरंत उसका काम ले ले वो। तो जैसे एग्जांपल बात की थी हमने ट्विटर के केस में कि जब मॉडलस लिया 3 से, और वो थर्ड सर्वर मान लो 3 आ रहा है रिमाइंडर, और वो सर्वर डाउन हो गया, तो उसके पीछे एक बैकअप सर्वर रहता। ये नहीं कि हम वेट करें 1 घंटे का या 20 मिनट का वो आप आ जाए, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो उसके पीछे कुछ ना कोई बैकअप प्लान रहना चाहिए। तो आपका चाहे सर्वर हो, चाहे आपका इवन लोड बैलेंसर ही क्यों ना हो, चाहे आपका डेटाबेस हो किसी भी टाइप का, या आपका रेडिस हो, कुछ भी हो, कुछ भी सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट अमेजोन वगैरह तो किस लेवल तक जाते हैं एडब्ल्यूएस क्लाउड में कि आप जब कहते हो ना कि मेरा ये बैकअप बनाया मैंने स्लेव, तो आपको वो देते हैं मल्टी एजी विच इज मल्टी अवेलेबिलिटी जोन। वो यहां तक कहते हैं कि किसी किसी भी पर्टिकुलर डेटा सेंटर पे कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, यानी कि कोई मान लो अर्थक्वेक आ गया, कुछ हो गया और आपका वो डेटा सेंटर नष्ट हो गया, तब भी आपका डेटा दूसरे जोग्राफिकल स्पेस में है। यानी हो सकता है नॉर्थ वर्जीनिया में आपका मास्टर हो और स्लेव आपका ऑस्ट्रेलिया में हो, राइट। तो वो यहां तक भी इंश्योर करते हैं आपके डेटा को बचाने के लिए कि आपका जो रेप्लिका है वो दूसरे जोग्राफिकल जोन में होगा, ठीक है। तो ये तो रेजिलियंस की बात आएगी। तो इस चीज को हम देखेंगे डिटेल में। भाई लोगों आवाज आ रही है, चल रहा है मामला क्या? यस यस आ रही सर। ओके ठीक है। अभिनव कहाँ हो? मुझे कमरे से भी आ जाएगी। अरे बकवास मत करो यार, आ रही है ना? हाँ यार, अभी वो वीडियो के बंद की, वीडियो खोलो। अरे मेरे थोड़ा लैपटॉप का भी चल रहा है इधर से, तो वीडियो ठीक है देखूंगा तो ये सब रहता है। हाँ बिल्कुल है। तो ये रेजिलियंस की बात रही। फिर हम देखें कि फॉल बैक। फॉल बैक वही है यार कि आपने बहुत कुछ कर लिया, सब कुछ कर लिया,
ये भी लगा लिया, वो भी लगा लिया, बैकअप लगा लिए, तब भी ये पॉसिबिलिटी है कि आप डाउन हो जाओ। क्योंकि ऐसा ना होता तो हमने देखा है कि अमेजोन के जो बिलियन डेज हैं, या फेस्टिवल सेल्स हैं, या फ्लिपकार्ट की बिलियन डेज हैं, या फेसबुक ऐप्स, आपने सबको अपने लाइफ टाइम में डाउन होते हुए देखा होगा। सबके न्यूज न्यूज में आए होंगे कि डाउन हुआ, ट्विटर डाउन हुआ, ये डाउन हुआ। डाउन होती हैं चीजें, राइट। तो आपका बैकअप प्लान तब भी होना चाहिए कुछ ना कुछ। तो लोग उसका भी बैकअप प्लान बनाने के प्रयास करते हैं अपने अपने तरीके से। तो एक सैंपल एग्जांपल मुझे याद आ रहा है कि सपोज करो आपने एक सर्विस बना रखी है, आप स्विगी हो या आप उबर हो, और आपने एक सर्विस बना रखी है जो कि ये निकालता है कि आपको इस पॉइंट से, मान लो माराथली से एचएसआर लेआउट आने में कितना टाइम लगेगा। ये एस्टिमेटेड टाइम कैलकुलेशन सर्विस बनाई हुई है हमने। तो यू नो द स्पीड ऑफ द व्हीकल, या उस समय तो बहुत कॉम्प्लेक्स लॉजिक होता है एक्चुअली, क्योंकि आप गूगल मैप से रन टाइम ट्रैफिक लेते हो और कंडीशन पता लगाते हो, डेटा को लर्न करते हो, 50 काम करते हो एक्चुअली आप, बहुत ही कॉम्प्लेक्स वाले, और फिर बताते हो कि भैया माराथली से एचएसआर आने में 20 मिनट लगेंगे या 25 मिनट लगेंगे। दैट्स द आउटपुट ऑफ योर माइक्रो सर्विस। जब वो माइक्रो सर्विस डाउन हो जाए किसी कारणवश, तो सिस्टम का फॉल बैक क्या है, सवाल ये है। तो सिस्टम का फॉल बैक कई तरीके से डिफाइन कर सकते हो आप लोग। तो एक फॉल बैक स्ट्रेटजी हो सकती है कि भैया मैं जो हूं एक छोटा सा ऐसा सर्वर रखूंगा, वो मेरा फॉल बैक सर्वर होगा, जिसमें कोई लॉजिक, हार्ड हाई फाई लॉजिक होगा ही नहीं, कोई डेटाबेस से इंटरेक्शन होगा ही नहीं। मेरे पास डेटा आया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि माराथली से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, मैंने दोनों के लेट लॉन्ग के हिसाब से एक छोटा सा फॉर्मूला लगाऊंगा, मैथमेटिकल फॉर्मूला, डिस्टेंस निकाल लूं, उसको डिवाइड बाय 60 कर दूं, बस। कोई लॉजिक नहीं लगाऊंगा हाई फाई, कुछ डिटेक्ट नहीं करूंगा रियल टाइम पे ट्रैफिक क्या है, बस अज्यूम कर लूंगा कि 60 स्पीड है। तो एटलीस्ट कुछ मीनिंगफुल डेटा रिटर्न कर पाऊं, दैट्स माय फॉल बैक स्ट्रेटजी। दैट्स नॉट एग्जैक्ट डेटा, बट एटलीस्ट कंज्यूमर को थोड़ी देर तक एक्सपीरियंस मिलेगा कि सिस्टम अप है, कुछ रेस्पॉन्स आ रहा है, डाउन नहीं है, बाकी सिस्टम जो डिपेंडेंट थे उस पर वर्क कर सकते हैं। तो उस तरह से हम लोग समझ सकते हैं इस चीज को। तो जब तक वो सर्विस अप आए फिर से, मतलब बेसिकली सिस्टम में क्या होगा कि आपके डेवलपर्स होंगे ऑन कॉल, कुछ उनको जाएगी पेजर ड्यूटी जाएगी, उन पे कॉल्स आएंगे एटसेट्रा, दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड उसे, आप करेंगे उस सर्विस को, मान लो 20-25 मिनट में आप किया, तो उस टाइम एटलीस्ट आपका फॉल बैक स्ट्रेटजी वर्क कर जाए। इसकी भी बात हमें समझनी चाहिए, राइट। कुछ लोग कहते हैं कि जब हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो कैश से डेटा रिटर्न कर देंगे। तो कैश में डेटा थोड़ा स्टेल हो सकता है, पुराना हो सकता है, दे से कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग टाइप्स, राइट। तो वो उसमें भी जा सकते हैं। तो ये हम डिस्कस कर लेंगे कि सिस्टम्स ने ये चीज कैसे अचीव की है, ठीक है। और जब ये बेसिक समझ में आ जाएंगे लार्जली, तो फिर हम एक्चुअल डिजाइन पे जाएंगे। तो मे बी ये जो टॉपिक्स है बेसिक्स वाले, ये ज्यादा कीमती होंगे, ये हमारा बेस बना देंगे। मे बी वी कैन कवर देम अप इन 3 आवर्स, 3 आवर्स में कर सकते हैं। फिर एक्चुअल्स पे जाएंगे, ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये रियल प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, तो उनमें हम देखेंगे क्या क्या डिजाइन कर सकते हैं। लाइक एक यूआरएल शॉर्टनिंग सर्विस है जो bit.ly वगैरह है, वो कैसे होता है, या इंस्टाग्राम में एजेंडे में जो जो है, मतलब बता रहा हूँ, इंस्टाग्राम में टाइमलाइन जनरेट कैसे होती है, राइट। क्योंकि वही वाली बात है, अगेन स्केल की बात की जाएगी। तो क्योंकि बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं और आपके हजारों फ्रेंड हैं, तो मैं रन टाइम पे तो ये नहीं कर सकता ना कि मैं तुम्हारे 1000 फ्रेंड निकाल लूं और हर एक 1000 फ्रेंड में हर एक की टाइमलाइन पे जाके उसका ट्वीट निकालूं, फिर मर्ज करूं, फिर मैं दिखाऊं, फिर तो हो लिया, फिर तो दिख गया तुम्हें टाइमलाइन। तो ऐसा नहीं हो पाएगा स्केल पे। तो कुछ ना कुछ तो खास किया जाता होगा, उस खास को डिस्कस करेंगे। ऐसे ही ड्रॉप बॉक्स की बात करेंगे। तो ये जो मैंने जो टॉपिक चूज किए हैं, अभी और ऐड कर लेना तुम लोग जैसे बताओगे। तो इसका ये है कि इस हर एक डिजाइन में कुछ खास है। तो वो खास एलिमेंट बता देता हूँ जिसमें डिस्कस करेंगे। लाइक इंस्टाग्राम में टाइमलाइन जनरेट करना, क्योंकि बहुत सारे यूजर हैं और बहुत सारे फॉलोअर हैं आपके, ये एक चैलेंज है। ड्रॉप बॉक्स में ये चैलेंज है कि ड्रॉप बॉक्स में आपका डेटा ट्रांसफर बहुत हो सकता है। तो ऐसा तो नहीं है कि तुमने हर बार थोड़ा चेंज किया डॉक्यूमेंट में और पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट में सर्वर पे अपलोड करूंगा, फिर तो बहुत ज्यादा बैंडविड्थ कंज्यूम कर जाऊंगा। तो कुछ यहाँ चंकिंग की बात करेंगे, कैसे डेटा को चंक कर सकते हैं फाइल को, और कैसे चंक को सिंक कर सकते हैं एटसेट्रा। या फिर मल्टीपल लोग जब ट्राई कर रहे हैं एडिट करने का, मान लो गूगल डॉक जैसा,
तो वो कैसे इंश्योर कर रहा है कंसिस्टेंसी, या कैसे क्या चीज कर रहा है, राइट, उसको डिस्कस करेंगे। फ्लैश सेल की बात करेंगे इसके बाद। तो फ्लैश सेल की बात क्यों करेंगे कि आपने सब कुछ कर लिया लेकिन तब भी सिस्टम पे सडनली लोड बहुत ज्यादा आ जाए तो क्या करोगे। तो नॉर्मली हम देखेंगे कि कुछ हम ऐसा समझेंगे लाइक लीकी बकेट। जैसे कि मान लो मेरे सिस्टम की कैपेसिटी है कि सिंपल है बहुत ज्यादा। मान लो मेरे पास ये कैपेसिटी है कि मैं 50 रिक्वेस्ट पर सेकंड ही ले सकता हूं। तो उससे ज्यादा हो जाएगी तो सिस्टम बैठ जाएगा मेरा, ये मुझे पता है, अपनी सिस्टम की कैपेसिटी आई नो, राइट। तो यदि रन टाइम पे उससे ज्यादा रिक्वेस्ट आती हैं तो मैं उनको पास ही ना करूं, उनको थ्रॉटल कर दूं। थ्रॉटल कर दूं मतलब उनको ये कह दूं कि भैया वेट फॉर सम टाइम, उनके यूआई पे दिखा दूं कम बैक आफ्टर सम टाइम, या उनकी रिक्वेस्ट को क्यू कर दूं। और फिर जब मेरा फिर से कैपेसिटी बन जाए उनको प्रोसेस करने के बाद, तो फिर ही मैं उन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करूं। तो इट्स लाइक कि मैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही ले रहा हूं। या यूं समझ लो कि कोविड-19 में हम कह रहे हैं कि दिन में 100 ही पास देंगे लोगों को, और मेरे पास अगर 500 रिक्वेस्ट आ जाती हैं तो मैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करूं 5 डेज में बेस्ड ऑन द फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट ऑर्डर, राइट। क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सॉरी। सो क्योंकि मैं कैपेसिटी प्लानिंग से ज्यादा जाना नहीं चाहता, तो मैं जितनी कैपेसिटी उतनी अलाउ करूंगा, बाकियों को क्यू में स्टोर करूं और धीमे धीमे अलाउ करूं। तो मेरा सिस्टम कभी डाउन नहीं होगा, चाहे कितना ही लोड आ जाए। आई एम नॉट वरीड अबाउट इट, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गया। फिर हम एक टॉपिक पढ़ेंगे यूट्यूब या नेटफ्लिक्स जैसा। ये बड़ा कीमती है, क्योंकि यहाँ पे हम जो बात इंपॉर्टेंट पढ़ना चाहेंगे यूट्यूब में, वो देखेंगे कि भाई वीडियो स्टोर कैसे होते हैं। अब वीडियो को तो ऐसा नहीं है कि आप डेटाबेस में स्टोर करा लोगे, राइट, या फोटोज को फॉर दैट मैटर। तो उनके लिए हम कौन सा फाइल स्टोर समझते हैं। मान लो S3 में स्टोर करेंगे, या कोई फाइल स्टोर है, कैसे स्टोर करेंगे, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मान लो वीडियो मैंने अपलोड किया, अभी मैंने अपलोड किया था यूट्यूब पे 3 GB का वीडियो 5 दिन पहले एक, तो जब क्लाइंट है यानी ब्राउजर है, क्या वो 3 GB का पूरा वीडियो डाउनलोड करेगा पहले, तब दिखा पाएगा? अगर ऐसा करेगा तो फिर तो वीडियो नहीं चल पाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है वो पूरा वीडियो डाउनलोड नहीं करता। लेकिन अगर पूरा वीडियो डाउनलोड नहीं कर रहा तो अपलोड भी पूरा वीडियो नहीं कर रहा होगा, यानी कि वो चंकिंग कर रहा है, यानी कि वो वीडियो को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ रहा है, काट रहा है और उनको डाल रहा है अपने सर्वर पे। और क्लाइंट भी उन छोटे छोटे पार्ट को फैच कर रहा है। इसीलिए हम ब्राउजर में देखेंगे कि थोड़ा पार्ट वो हुआ, लाइक कैश हुआ, फिर थोड़ा पार्ट कैश हुआ, पार्ट बाय पार्ट या चंक बाय चंक। तो वीडियो में चंकिंग कैसे होती है, कैसे स्टोर करते हैं, कैसे वो फिर क्लाइंट साइड पे क्लब होते हैं। या फिर ये भी देखा होगा कि जब इंटरनेट स्पीड आपकी चेंज हो गई तो आपकी बढ़ जाती है तो आप वीडियो को बहुत साफ देखते हो, घट जाती है तो ब्लर देखते हो। ये सब कैसे होता है रन टाइम पे, विच इज एडेप्टिव स्ट्रीमिंग। इसलिए यूट्यूब समझना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बख्शी क्लियर? हाँ सर। ओके, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख लेंगे, तो ये डिफरेंट यूज केसेस जैसे हैं, बस यूज केस बता देते हैं। टाइप अहेड सजेशन। तो यहाँ पे ये मान लो आपने कुछ टाइप किया, तो आपको वो आने लगते हैं सजेशन सर्च बार में, राइट। आपने टाइप करो कि कोविड-19 इन इंडिया, तो ऑटोमेटिकली वो दिखाएगा कोविड-19 इन इंडिया एक्टिव केसेस, कोविड-19 इन इंडिया चैलेंजेस। मतलब इट ट्राइज टू डू सम काइंड ऑफ ए सजेशन फॉर यू, टाइप अहेड सजेशन। आप टाइप करते करते आपको वो सजेस्ट करने लगता है। तो वो सजेस्ट कैसे करोगे स्केल पे, क्योंकि इफ यू थिंक ऑफ गूगल, उस पर तो कितनी सर्चेज हैं, राइट। तो वो स्केल पे सर्च कैसे कर सकता है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ट्राई डेटा स्ट्रक्चर। तो यदि आप लोग मतलब एज ए होमवर्क लेना चाहें तो ट्राई डेटा स्ट्रक्चर पढ़ के आए अगली क्लास में। मतलब कभी भी ऐसा नहीं है कि अगली बार डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन ट्राई डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ लो, उसको कोड कर लो पाइथन में, कैसे वर्क करता है। तो वो पार्ट ले सकते हो, ताकि इट विल बी यूज्ड जहां भी कहीं स्ट्रिंग मैचिंग आएगी। या आपको मान लो मुझसे पूछा था अभी, ग्रैब में मुझसे पूछा था उसने कि आप टाइप कर रहे हो सॉन्ग का नाम और आपको वो रिकमेंड कर दे कौन सा सॉन्ग है, राइट, पूरा कर दे सॉन्ग का वो। तो एक तो उसने वेरिएशन पूछ लिया, बस यूज केस वही रहेगा। अब जो टाइप है सजेशन का डिजाइन है, वही डिजाइन इसका भी हो गया कि भैया आपको रिकमेंड कर दे सॉन्ग का पूरा नाम बेस्ड ऑन 1 और 2 3 वर्ड्स, राइट। तो रिलेटेड ही रहती है चीजें। फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एपीआई रेट लिमिटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपने देखा होगा कि कई सिस्टम कहते हैं कि भाई मैं फ्री तो हूं, लेकिन यदि आप 1 मिनट में 50 कॉल करते हो तब तक तो गूगल मैप फ्री है, लेकिन अगर आप 50 से ऊपर करते हो तो पेड है, राइट। या तो ये सिस्टम, या तो आपको ऐसा बनाना हो कुछ, या यूं कहो कि वही जो पहले बात कर रहे थे हम लोग ऊपर फ्लैश सेल में, कि आप बता दो कि एक मैं जो एट ए गिवन टाइम 100 रिक्वेस्ट पर सेकंड ले सकता हूं, बाकी रिजेक्ट कर दूंगा। तो कैसे करोगे वो चीज, राइट। तो उसको हम पढ़ेंगे, एपीआई रेट लिमिट कैसे होती है रियल टाइम में, वो पढ़ेंगे। एक हम पढ़ लेंगे ट्विटर सर्च या गूगल सर्च, ये सेम ही बात हो जाएगी कि वो लोग कैसे स्टोर करते हैं आपके सर्च वर्ड्स को, कैसे मैप करते हैं ट्वीट से, या आपके सर्च वर्ड को गूगल कैसे मैप करता है डॉक्यूमेंट से, राइट। रिवर्स इंडेक्स कैसे बिल्ड होता है, उस पार्ट पर जाएंगे हम लोग। एक देख लेंगे वेब क्रॉलर, गूगल वेब क्रॉलर, ये बहुत बड़ा बात है, क्योंकि वेब क्रॉल में क्या है, आपको बिलियंस ऑफ पेजेस क्रॉल करने हैं, राइट। तो क्या स्ट्रेटजी अप्लाई करो आप लोग, कैसे आप क्रॉल कर सकते हो बिलियंस ऑफ पेजेस ऑन इंटरनेट। गूगल भी करीब 1 महीना लेता है इसको करने के लिए, एक साइकिल में। तो वो देख लेंगे। इसके बाद बहुत ही कीमती डिजाइन है दो, नियर बाय और ऊबर, लगभग लगभग सेम है, लेकिन हम ये समझेंगे कि कैसे निकालता है बेसिकली, कि आप अगर माराथली में हो तो आपके नियर बाई 20 टॉप रेस्टोरेंट ऑफ योर चॉइस, 20 टॉप वेज रेस्टोरेंट ऑफ योर चॉइस, जो भी कुछ ऐसे चीजें हैं ना, कि मेरे नियर बाय इन 20 किलोमीटर रेडियस, कैसे मैं निकालूं उस चीज को एफिशिएंटली। देखो बात एफिशिएंटली की ही आएगी, अदरवाइज तो कह ही सकते हो कि मैं लिख दूंगा कि select star from this places where latitude between this and this and longitude between this and this, कर सकते हो, लेकिन it will work for 100 places, 1000 places, maybe lakhs places, बट जब मिलियन ऑफ प्लेस हो जाएंगे तब ये क्वेरी फट जाएगी, राइट। तब उस केस में आपको आंसर आने से रहा। तो कैसे उन्होंने वर्ल्ड के मैप को गूगल ने कैसे डिवाइड किया है जोन्स में, कैसे ग्रिड्स बनाए हैं, और ग्रिड के बेस पर लोग प्लेस कैसे स्टोर करते हैं या फैच करते हैं, वही हम पढ़ेंगे नियर बाय में और ऊबर में। तो नियर बाय थोड़ा इजी डिजाइन है क्योंकि प्लेस फिक्स्ड है, यानी कि रेस्टोरेंट अपनी जगह पे मूव नहीं कर रहा। ऊबर में थोड़ा चैलेंज आएगा क्योंकि ऊबर में जो कैब ड्राइवर हैं वो मूव कर रहे होंगे, यानी कि आपकी जो लोकेशन है वो हर 4-5 सेकंड में अपडेट हो रही होगी, राइट। तो आपकी इन्वेंट्री की लोकेशन जो है चेंज हो रही है। तो उस केस में हम लोग समझ लेंगे कि भाई वेब सॉकेट कनेक्शन बनना चाहिए, तो वेब सॉकेट का क्या जरूरत है, ये समझ में आ जाएगा कि भाई ये वेब सॉकेट जो चैट में बनता है, लाइक व्हेन यू चैट इट्स अ वेब सॉकेट, तो वो पढ़ेंगे वेब सॉकेट क्यों चाहिए, कब चाहिए, क्या फायदा है। और क्योंकि उस पे लाइक यू हैव ए परसिस्टेंट बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन हो जाता है, परसिस्टेंट चैनल है, आपको बार बार कनेक्शन, ओवरहेड नहीं है कि बार बार कनेक्शन बनाओ, ऐसा नहीं होता है उस केस में। वो एक हमेशा एक कनेक्शन हॉट रखते हैं, तो इट्स वेरी फास्ट लाइक चैटिंग। तो ड्राइवर्स अपनी लोकेशन अपडेट कर पाएंगे, वो देख लेंगे। पेमेंट सिस्टम बता ही दिया, क्या चैलेंज है उसमें, कंसिस्टेंसी का। व्हाट्सएप डिजाइन भी थोड़ा यहाँ पे और क्लियरली समझ जाओगे कि चैट हिस्ट्री कैसे मेंटेन करनी चाहिए। यहाँ पे हम थोड़ा एचबेस के बारे में पढ़ लेंगे, या बिग टेबल, क्योंकि एचबेस स्टोरेज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एक नोटिफिकेशंस, ये जो 4 प्रॉब्लम है बहुत ही कॉमन पूछी जाती हैं, ये लास्ट की 4 भी जो हैं वो इसलिए डाल दिए हैं यहाँ पे। लोग कहते हैं कि स्केलेबल नोटिफिकेशन सिस्टम डिजाइन करो, यानी कि मान लो ऑफर लाइव हो 12 बजे और आपके पास 10 मिलियन यूजर्स हैं, तो ये तो नहीं कह सकते कि मैं भेजना चालू कर रहा हूँ, मेरे वर्कर हैं, 12 बजे स्टार्ट करता हूँ, 10 बजे तक सुबह सब पे पहुंच जाएगा नोटिफिकेशन। 10 घंटे लगाओगे तो वो यूज केस ही नहीं है। वो जितना आपने ऑफर बेचा होगा 10 घंटे में सब बिक गया होगा, मे बी जब लास्ट बंदे पर नोटिफिकेशन पहुंचे तब तक उस पर खरीदने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो आपको सिस्टम का डिफाइन करना पड़ेगा एसएलए, और कहोगे कि 5 मिनट में सब भेज दूंगा चाहे कितने भी आए मेरे पास। तो कैसे ऐसा क्या करो कि 5 मिनट में मिलियन नोटिफिकेशन भेज पाओ या 1 बिलियन नोटिफिकेशन भेज पाओ, वो समझ लेंगे। एक हम समझ लेंगे, लोग काफी पूछते हैं कि आपके यहाँ सिस्टम में डेटा फ्लो कैसे होता है या एनालिटिक्स कैसे होता है, राइट। तो माई सीक्वल का डेटा आप कहीं और ले जाते हो या उसी पे एनालिटिक्स चलाते हो, तो इवेंट पाइपलाइन समझ लेंगे। एक लॉगिंग फ्रेमवर्क, आप डेटा को लॉग कैसे करते हो, इश्यूज लॉग कैसे करते हो, किबाना है या लॉग स्टैश है, ठीक है। तो अगर डिफरेंट सर्वर पे लॉग्स हैं, हजारों सर्वर हैं, किस सर्वर पे जाओगे पता लगाने के लिए कि एरर हुआ, या कोई सेंट्रलाइज लॉगिंग यूज करोगे, हम उन चैलेंज से बात करेंगे यहाँ पे। फिर लास्ट में एक पॉइंट है स्विगी। तो स्विगी भी इंपॉर्टेंट डिजाइन है क्योंकि ये भी मार्केट प्लेस है, लेकिन स्विगी के चैलेंज अलग है, ये हाइपर लोकल है।
यानी कि आप जब एक जगह होते हो तो आपको केवल उसी के आसपास के रेस्टोरेंट दिखते हैं और डिलीवरी एग्जीक्यूटिव भी उन्हीं एरियाज में असाइन रहते हैं, तो उनके क्या चैलेंजेस हैं, क्या स्विगी ने सॉल्व किया है, वो देख लेंगे। फिर HLD में इतना ही देखेंगे। LLD में जब बात करेंगे, गाइस रिकॉर्ड हो रहा है नहीं अभी तक? हो रहा है, ठीक है। फिर LLD में देखेंगे तो LLD में मतलब लो लेवल डिजाइन की बात करेंगे, ये भी बहुत कीमती है। तो यहाँ पे हम लोग समझ पाएंगे कि यहाँ हम बात करेंगे कोड की, थोड़ा कोडिंग में जाना पड़ेगा इसमें। नॉट एग्जैक्टली कि इम्प्लीमेंट ही कर रहे हो, लेकिन कौन कौन सी क्लास बनाओगे, राइट? तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ प्रॉब्लम्स हैं गेम गेम की, जैसे कि चेस बनाना है मान लो, तो चेस बनाने में क्या क्या एंटिटी होंगी, क्या क्या क्लास बनाओगे? कि भाई प्लेयर बनाओगे, ठीक है, फिर बनाओगे बोर्ड बनाओगे। बोर्ड के अंदर क्या होता है, एक बोर्ड है 64 सेल्स या, तो एक सेल क्लास बनाओगे। सेल के पास क्या है, वो पड़े हुए हैं, पीस पड़ा हुआ है, पीस, ठीक है, पीस बनाओगे। पीस कितने टाइप के हैं? 10-12 टाइप के हैं, किंग है, पॉन है, क्वीन है, एटसेट्रा। तो वो सब इनहेरिटेंस में आएंगे, राइट? कि ये इंप्लीमेंट करते हैं इस चीज को कि पॉन भी एक पीस है, क्वीन भी एक पीस है। सबके पास मेथड है मूव, लेकिन मूव की स्ट्रेटजी सबकी अलग अलग है। तो वो चीज में समझना हो, गेम प्ले क्लास होगी, कैसे विनर डिसाइड होगा, तो वो सब समझना चाहता है। कोई एग्जैक्ट कोडिंग नहीं करा रहा है आपसे, कुछ लोग करा भी लेते हैं वैसे बाय द वे, लेकिन एटलीस्ट के क्लासेस क्या होंगी, उनके इंटरेक्शंस क्या होंगे, वो पढ़ लेंगे। जैसे बुक माई शो पढ़ेंगे। बुक माई शो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि लोग कहते हैं बुक माई शो में कि अगेंस्ट द मूवी बुक कर लेंगे, बस कि मूवी या बुक कर लेंगे, लेकिन बहुत डिटेल में सोचना पड़ेगा तुम्हें कि एक मूवी कैसे बुक कर लोगे भाई। एक मूवी किसी हॉल में चल रही है, लेकिन वो भी तो बुक नहीं कर सकते, क्योंकि उस हॉल में बहुत सारी स्क्रीन है, लेकिन वो भी तो बुक नहीं कर सकते, क्योंकि उस स्क्रीन में बहुत सारे शो हैं। तो शो पे बुक करना है हमको, कि शो पे बुक होना है। बुक क्या करना है, सीट बुक करना है। तो उस शो की सीट बुक करनी है, उसके अगेंस्ट में पेमेंट कैसे लोगे, कौन कौन सी क्लास बनेंगी, वो सब पॉइंट डिसाइड करना है, राइट? सिमिलरली पार्किंग लॉट है, या ई कॉमर्स की वेबसाइट है, या कार्ड गेम है, राइट? ताश ताश है तो कार्ड होगा, एक डेक ऑफ कार्ड होगा, या ताश की गड्डी होगी, और एक पर्टिकुलर कार्ड में कितने टाइप के कार्ड बनेंगे, या क्या वैल्यूज होंगी, राइट? कैसे गेम प्ले किया जाएगा, वो सब चीज। क्विक इन्फो ऐसा है जो मैं बताता हूँ, वो मॉडल करके आप लोग ट्राई कर सकते हो अभी। मे बी यू कैन कम अप विद वन स्मॉल डिजाइन कि क्विक इन्फो कैसा दिखेगा। तो क्विक इन्फो आप डिजाइन करना, ताकि मैं देखना चाहता हूँ कि कितना थॉट पॉइंट है आज की तारीख में तुम लोगों का, तो उस पर बिल्डअप कर सकते हैं। तो क्विक इन्फो, बिकॉज यू ऑल हैव इंटरेस्ट इन क्रिकेट, मुझे पता है, तो ये बताना क्विक इन्फो बनाना है मुझे। तो कहीं से सोच लो क्या क्या एंटिटी होंगी, क्या क्या रिलेशन होंगे, क्या क्या उनके मेथड होंगे, ऐसा बना लेना। जैसे कि एक टीम होगी, एक टूर्नामेंट होगा। टीम जब होगी तो उसके अंदर प्लेयर होंगे, प्लेयर होंगे तो प्लेइंग 11 भी होगा। अच्छा, जब वो प्ले करेंगे तो एक इनिंग होगी, एक इनिंग होगी तो एक ओवर होगा, एक ओवर में बॉल होंगी, हर बॉल पे विकेट हो सकता है, करेक्ट? हर बॉल के लिए कमेंट्री हो सकती है, कुछ एम्पायर भी होंगे, कुछ रेफरी भी होंगे। ये बहुत अच्छा डिजाइन है। थिंक करना है इसके थ्रू, कितनी क्लास बनाओगे, क्या क्या इंटरेक्शन रखोगे। नॉर्मली एक आइडिया देता हूं, बस सोचना ऐसे है कि ए ओवर हैज एन ओवर हैज 6 बॉल्स, तो तुम ये सोचना है ऐसे करके। तो एक ओवर 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 की क्लास होगी, एक बॉल की क्लास होगी, बॉल पर विकेट होगा। ट्राई टू डिजाइन दिस सिस्टम कि कितनी कितनी क्लास बनेंगे, एटलीस्ट इस पे आ जाना। उसी लाइन में फेसबुक देख लेंगे, एक एक रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम देख लेंगे। भैया टेबल है, मैंने कुछ ऑर्डर किया मेनू से, और वो ऑर्डर लेके आ रहा है, ठीक है। और लास्ट में, ये बिल्कुल लास्ट होगा हमारा, डिजाइन पैटर्न्स पे जाएंगे। सॉलिड डिजाइन पैटर्न, सॉलिड एक स्ट्रैटेजी है कि भैया ये बहुत कॉमन है, ये आपको हेल्प करेगा अच्छे कोड रिव्यू करने में। कल को जब आप कोड रिव्यू करने जाओगे, बैठोगे, तो माइंड में कोड रिव्यू का मतलब बग निकालना नहीं है, बग होते तो वो टेस्ट ही ना होता। कोड रिव्यू का मतलब है कि भैया टेस्ट केस एग्जीक्यूट करा ले आया है बंदा, उसका फंक्शनली तो कोड रन कर रहा है, उसके बाद कोड रिव्यू का मतलब है असली। तो फिर देखना है कि हमको वो एक्सटेंसिबल है या नहीं, कोड सही तरह से लिखा है या नहीं, कि ऐसा तो नहीं कि 50 रेस्पॉन्सिबिलिटी मिक्स कर दी हो एक ही क्लास में, राइट? तो वो पार्ट समझना है। जैसे कि मान लो मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं क्या कहता हूं, कार्ट की, शॉपिंग कार्ट की, तो शॉपिंग कार्ट का पेमेंट का लॉजिक शॉपिंग कार्ट में ही लिख दिया तो मामला गड़बड़ हो सकता है। क्योंकि जब आपका नया पेमेंट गेटवे आएगा, पेटीएम की जगह पेयू, तो बहुत बड़ा काम धाम हो जाएगा कोड कोड करने के लिए। तो हम देखेंगे राइट कोड कैसे लिखें,
तो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल क्या होता है, या डिपेंडेंसी इन्वर्जन क्या होता है, या ओपन क्लोज प्रिंसिपल क्या होता है, और उसी लाइन में कुछ डिजाइन पैटर्न डिस्कवर करेंगे। तो इंपॉर्टेंट डिजाइन पैटर्न जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है वो लिख दिए हैं। इनमें भी कुछ कभी डिजाइन पैटर्न कभी डायरेक्टली नहीं पूछ जाते नॉर्मल इंटरव्यूज में कि कोई कहे कि बताओ कंपोजिट क्या होता है, ऐसा नहीं होता कभी। आप जब बता रहे होगे तो आप अगर बता पाते हो कि इस जगह हम ये यूज कर लेंगे तो इट मेक्स लाइक ए प्लस पॉइंट इन इंटरव्यू कि आपको पता है कि कौन सा डिजाइन पैटर्न यहाँ यूज होगा। बट आई हैव नॉट आस्क्ड, मुझसे आज तक किसी ने ये नहीं पूछा कि बताओ फैक्ट्री और एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री में क्या अंतर है। कुछ कंपनी पूछ लेती हैं लेकिन अच्छी कंपनी तो नहीं पूछ रही है ऐसे, तो हम फिर भी डिस्कस कर लेंगे जितना हमें आएगा उस हिसाब से, ठीक है। तो भाई लोगों ये हमारा एजेंडा रहने वाला है लार्जली, ठीक है, जो हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल्स पे एज पर द ऑर्डर ही कर लेंगे। थोड़ा बहुत तुम लोग जो ऐड करना चाहो इसमें ऐड कर लेना, इस इसमें कोई और डिजाइन दिमाग में हो यू थिंक के कवर करना चाहिए, बहुत यूज करते हैं हम इस ऐप को उस तरीके से, ठीक है। तो आते हैं फिर डिजाइन करेंगे।